बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की होम साइंस का जो 10वां चैप्टर है, वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन, इसका पार्ट 2 करवाने वाला हूं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं और भी सब्जेक्ट्स के, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.eklavyastudypoint.com। यहाँ पे जाके आपको सारी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश वगैरह, पोल साइंस, हिस्ट्री, सबके नोट्स मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डिजाइन के तत्व। देखिए, जो डिजाइन होता है उसके कुछ तत्व होते हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एक एक करके हम सब पे डिस्कस करेंगे। पहला है रंग, फिर है रेखा, बुनावट या जिसको हम टेक्सचर भी कहते हैं, फिर है आकृति या शेप। ठीक है। तो ये तीन चार जो चीजें होती हैं किसी भी डिजाइन के लिए बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है। अगर आप कपड़े पहनते हो तो उसमें कलर तो होता है कोई ना कोई, फिर उस पे लाइनों का डिजाइन तो जरूर होता होगा, उसका टेक्सचर आप जरूर देखते होंगे कि आपको कैसा कपड़ा लेना है, कपड़े के ऊपर फिर जो आकृतियां होती है वो भी आप जरूर देखते होंगे। तो हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो देखो, वस्त्रों में रंग का चुनाव निम्न बातों पर निर्भर करता है। अगर आप कोई भी कपड़े लेते हो, अगर आप उसका रंग चुनते हो, तो पहले तो अगर आपका कोई पसंदीदा कलर है, जैसे कि ब्लैक है, मरून है, ठीक है, या जो भी आपका पसंदीदा कलर है, पहले तो आप ये देखते हो। दूसरा, मौसम, मौसम के अनुसार भी थोड़े से रंग जो हैं वो होते हैं। ठीक है, कि कहीं ठंडे इलाकों में थोड़े वैसे कपड़े मतलब जो उस रंग का पहना जाता हो, थोड़े गर्म इलाकों में पीला वगैरह ना ज्यादा पहना जाता हो। तीसरा है समारोह या अवसर। अगर आप किसी समारोह या अवसर पर जाते हो तो वहां आप थोड़े चमक धमक वाले कपड़े, मतलब वैसा रंग चुनते हो कि थोड़ा शाइन मारे। लोगों की भावनाएं, कई लोगों की भावनाएं भी जुड़ी होती हैं कुछ कलर से, जैसे कि जो मतलब भगवा कलर हो गया हमारा। ठीक है। और जो मतलब कुछ कलर होते हैं, जैसे कि इस्लाम के अंदर हरा कलर की बहुत ज्यादा उसकी मतलब भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से है। संस्कृति और परंपरा, हमारी संस्कृति और परंपरा के अनुसार भी हम रंगों का चुनाव कर सकते हैं। वहीं जलवायु भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और फैशन के लिए भी हम रंगों को देखते हैं कि ये रंग का फैशन है, ये रंग का फैशन है। जैसे कि जूते हम चुनते थे, तो अभी बीच में फैशन चला था व्हाइट जूते पहनो, व्हाइट कलर के। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें हो सकती हैं। अब देखो, आपके सामने ये अलग अलग तरीके के, मतलब आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि किसी भी वस्त्र में रंग बहुत जरूरी होता है। रंगों का उचित प्रयोग हो तो आत्मविश्वास की भावना आती है। देखो, आपको पता है कि आपके फेस के ऊपर कौन सा कलर सूट करेगा, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है। अगर आप कोई ऐसा कलर पहनते हो जो कि आपके ऊपर सूट नहीं करता, तो आपका आत्मविश्वास कम होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि कोई कलर आपका फेवरेट है जो कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा जचता है, तो उसको पहनने से, ठीक है, उस कलर के कपड़ों को पहनने से आपका आत्मविश्वास और बढ़ता है, आप और चौड़े होकर चलते हो। परिधान का रंग अगर उचित ना हो तो मजाक भी बन सकता है। अगर मान लो कोई ज्यादा ही कोई भाई बुजुर्ग है, मतलब ये एक तरीके से वैसे तो स्टीरियोटाइप है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जो ज्यादा ही बुजुर्ग है, अगर वो थोड़ा ज्यादा फैशनी, मतलब थोड़ा उस तरीके से कपड़े पहनता है, तो भी थोड़ा सा लगेगा कि भाई मजाक उड़ा रहे हैं चार लोग। हालांकि उसको भी पूरा अधिकार है, बुजुर्ग को भी, अपनी पसंद की चीजें पहनने का, पर हमारा समाज ऐसा है कि उसका मजाक बन सकता है। वहीं अगर हम थोड़े से बूढ़ों वाले कपड़े पहन लें, या जैसे बूढ़े लोग पहनते हैं, तो हमारा भी मजाक उड़ सकता है। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हमें रंग का चुनाव करना। देखो, मुनसेल रंग चक्र, देखो एक रंग चक्र होता है, उसके अनुसार रंगों के तीन रूप होते हैं। ठीक है। तीन रूप में मैं आपको एक एक करके बहुत अच्छे से समझा दूंगा। पहला है ह्यू, दूसरा है मान, तीसरा है तीव्रता या क्रोमा। सो मान को दो भागों में जो है दो भागों में डिवाइड किया जाता है, रंगत और आभा। अब मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ। ह्यू का मतलब क्या होता है? ह्यू का मतलब होता है रंग का नाम। ठीक है। लाल, नीला, हरा, ठीक है, ये सब रंगों के नाम होते हैं, इसको हम ह्यू कहते हैं। फिर है मान। मान का क्या मतलब होता है कि कोई रंग कितना गहरा है और कितना हल्का है। समझ में आया आपको? कि अगर किसी भी रंग में आप सफेद रंग मिला दोगे तो उसका रंग थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, इसको हम आभा कहते हैं। वहीं अगर किसी रंग में आप काला रंग मिला दोगे तो वो रंग थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, इसको रंगत कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि गुलाबी और मेहरून लाल रंग के दो मान हैं। तो आप गुलाबी कैसे करते हो? थोड़ा सा सफेद डाल के उसको थोड़ा वैसा कर देते हो। वहीं मैरून कैसे होता है? थोड़ा सा काला करके उसमें। समझ में आ गया आपको कि मान क्या होता है? फिर है तीव्रता या क्रोमा। सो ये रंग की मंदता या चमक बताता है। जैसे गुलाब का लाल रंग
और रक्त का लाल रंग अलग अलग तीव्रता के होते हैं। चमक जो है वो गुलाब वाले में ज्यादा होती है, रक्त का लाल रंग थोड़ा सा ज्यादा ही लाल होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें थी, आप समझ गए होंगे। अब है रंगों के तीन प्रकार। देखो हमारे कलर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्राथमिक कलर, द्वितीय कलर, तृतीय कलर। मैं आपको बताता हूं कि प्राथमिक कलर कौन से होते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा नीला, लाल, पीला। ठीक है, अब ये वो रंग होते हैं जो कि किसी और के मिलाने से नहीं बनते। समझ में आ रहा है आपको? ये मूल रंग होते हैं, इनको मिलाने से कोई दूसरा बन सकता है, पर ये किसी के मिलने से नहीं बनते। ठीक है, लाल, पीला, नीला। अब है द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग का मतलब होता है जब हम दो प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिला दें। ये आपने बचपन में ड्राइंग वगैरह में भी कभी सीखा होगा कि आप दो रंगों को मिला रहे हैं, नीला पीला मिला के हरा बना रहे हो, नीला लाल मिला के बैंगनी कलर बन रहा है आपका, लाल पीला मिला के नारंगी कलर बन रहा है आपका। ठीक है, मतलब ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि दो मतलब रंगों को मिलाकर जो आप रंग बना रहे हो। फिर है तृतीयक रंग। तृतीयक रंग का मतलब होता है जब दो रंगों यानी कि एक प्राथमिक और एक द्वितीयक को समान मात्रा में मिलाया जाए। ठीक है, यानी कि एक ऐसा कलर हो जो प्राथमिक हो और एक हो जो द्वितीयक हो, तो जब उसको मिलाया जाता है तो एक नया रंग बनता है जो कि तृतीयक रंग कहलाता है। जैसे कि लाल और नारंगी को मिला दें तो लाल नारंगी बन जाता है, लाल बैंगनी को मिलाने से लाल बैंगनी, पीले हरे को मिलाने से पीला हरा। सो ये अलग अलग तरीके से मतलब ये आपके ये रंगों के प्रकार हैं। अब आपके सामने मैं बताऊं उदासीन रंग। कुछ ऐसे भी रंग होते हैं जो कि बिना रंग के होते हैं। सुनने में अजीब लग रहा है ना थोड़ा, लेकिन हाँ ऐसे भी होते हैं। जैसे कि सफेद, सफेद भी तो एक रंग है। काला, धूसर, रजत, धात्विक। ये अगर आप देखोगे ये स्केल है। ठीक है, ये ग्रे स्केल है, जिसको आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये रंग जो है गहरे और हल्के होते हैं। तो ये मतलब इस तरीके से है। काले रंग का मान 0 और सफेद रंग का मान 10 होता है, याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये इस तरीके से ग्रे स्केल होता है। अब रंग को पहचानना। रंग को पहचानने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, आप उसकी चमक से पहचान सकते हो, उसके मान से पहचान सकते हो। जैसे लाल रंग कई प्रकार का हो सकता है, ईंट वाला लाल, रक्त का लाल, टमाटर का लाल, रूबी सा लाल, गाजर वाला भी लाल होता है। अब रंगों के प्राकृतिक स्रोतों के हिसाब से भी हो सकता है, जैसे कि फल कैसा मतलब है, और फूल, पेड़, खाद्य पदार्थ, पशु पक्षी, पत्थर। ठीक है, ये हो जाएगा धातु, खनिज। पेंटोन शेड कार्ड। पेंटोन शेड कार्ड रंगों, आभाओं और रंगतों को विभिन्न तीव्रताओं के साथ प्रदर्शित करता है, अलग अलग चमक के साथ। वो आपको एक पूरा जो है एक कार्ड होता है, जो कि इसमें बहुत सारे जो है कोड संख्या भी दी गई होती है, जिसको इंटरनेशनली स्वीकार किया गया है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो ये पेंटोन शेड कार्ड होता है। अब आप इसमें देखोगे तो हर एक कलर का अपना एक कोड है। ठीक है, और इस कोड को दुनिया में हर कोई मानता है, मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये चार्ट है पूरा। तो इस तरीके से भी आप रंगों को पहचान सकते हो कि ये कौन सा रंग है, कोड का इस्तेमाल करके। अब हमारा अगला टॉपिक है वस्त्रों में रंग विविध स्तर पर किए जा सकते हैं। देखो रंगाई का काम अलग अलग लेवल पे होता है। पहला होता है रेशों के निर्माण के दौरान रेशों को रंगा जाता है। देखो ये प्रक्रिया बहुत कम होती है और महंगी भी होती है। फिर है धागों के निर्माण के दौरान धागों को रंगा जाता है। ठीक है, ताकि डिजाइन बनाने में मदद मिले। जैसे कि आप बुनी हुई धारीदार पट्टियां देखते हो, चौकदार कपड़ा होता है, पट्टू होता है। तो ये सारी चीजें जो आपकी होती हैं, ये धागे का अगर आप देखते हैं तो कि रंगाई का काम होता है। वस्त्रों के निर्माण के दौरान रंगाई करना सबसे प्रचलित विधि है। ठीक है, कि कपड़ों के अंदर रंगना। फिर है वस्त्र के निर्माण के बाद वस्त्र पर रंगाई, चित्रकारी और छपाई भी की जा सकती है। अब हमारा अगला टॉपिक है रंग योजना या रंग सुमेल। इसका मतलब है विभिन्न रंगों को एक सुनियोजित ढंग से प्रयोग करना रंग योजना या रंग सुमेल कहलाता है, यानी कि अलग अलग रंगों को सही तरीके से यूज करना। तो रंग योजनाओं के दो प्रकार होते हैं वैसे तो, एक है संबंधित और एक है विषम। संबंधित का है यहाँ पे जो है 3 से 4 टॉपिक हमें पढ़ने हैं इसमें, एक वर्णी सुमेल, अवर्णी सुमेल, विशिष्टता पूर्ण उदासीन, अनुरूप सुमेल। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूं। ये आपके सामने रंग चक्र है, इसको समझ लेना अच्छे से, ये क्या बता रहा है हमें। ठीक है, प्राथमिक कलर है आपके सामने, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, प्राथमिक कलर है पीला, लाल, नीला, ये आपके प्राथमिक कलर हो गए। अब ये पूरा चक्र एक तरीके से दिया हुआ है हमें, अब इसी पे आधारित ये टॉपिक है।
तो देखो, जो रंग योजनाएं रंग चक्र के नजदीक वाले रंगों का प्रयोग करके बनती हैं, संबंधित रंग योजनाएं कहलाती हैं। इनमें से कम एक रंग सामान्य होते हैं, जैसे कि एक वर्णी सुमेल। यह रंग योजना एक रंग पर आधारित होती है। इसमें एक रंग विभिन्न मान एवं तीव्रता के रूप में प्रयोग होता है, मतलब एक ही रंग की चमक अलग अलग हो सकती है, लाल, गुलाबी, मेहरून, ठीक है। जैसे कि फिर उसके बाद है आवर्णी सुमेल। इस रंग में मतलब इस रंग योजना में केवल उदासीन रंगों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो बहुत हल्के फुल्के रंग होते हैं, सफेद, काला। फिर है विशिष्टता पूर्ण उदासीन सुमेल। इस रंग योजना में एक उदासीन एवं एक रंग, यानी कि सफेद, लाल, ठीक है, सफेद, लाल, व्हाइट एंड रेड, काला, पीला, ठीक है, ब्लैक एंड येलो, इस तरीके से। फिर है अनुरूप सुमेल। इस रंग योजना में वर्ण चक्र के समीप के 2 या 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पीला, पीला, हरा और हरा, ठीक है। फिर है विषम रंग योजनाएं। अब इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा जो योजनाएं रंग चक्र के दूर वाले जो रंग होते हैं उनसे प्रयोग कर कर ये योजना बनाई जाती है। जैसे कि पहला है पूरक सुमेल, ठीक है। पूरक सुमेल में क्या है, इस रंग योजना में 2 रंगों का उपयोग होता है, यानी कि जो लाल और हरा, नीला और नारंगी। फिर है दोहरा पूरक सुमेल। इस रंग योजना में 2 पूरक युगल होते हैं जो सामान्यतः वर्ण चक्र में एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, जैसे कि लाल, हरा, बैंगनी, पीला। फिर है विभाजित पूरक सुमेल। इस रंग योजना में एक रंग और उसके पूरक रंग के दाएं बाएं वाले रंगों का प्रयोग करके भाई फिर ये योजना बनाई जाती है, जैसे कि लाल, नीला, हरा, पीला, हरा। फिर है अनुरूप सुमेल। ये रंग योजना अनुरूप और पूरक योजनाओं का संयोजन होती है, यानी कि दोनों का मिक्सअप होती है। इसमें पड़ोसी रंगों के समूह में प्रधानता के लिए पूरक का चयन किया जाता है, जैसे कि लाल, लाल, बैंगनी, बैंगनी एवं पीला, पीला, हरा, हरा, ठीक है। फिर है त्रणात्मक सुमेल। इस रंग योजना में 3 रंगों का संयोजन होता है, यानी कि इस योजना में 3 रंग होते हैं, लाल, नीला, पीला, ये हो सकता है। फिर अब हमारा अगला टॉपिक है टेक्सचर, जिसको हम बुनावट भी कहते हैं। टेक्सचर क्या होता है, देखो कोई भी कपड़े को आप छूते हो, खुरदरा लगता है, मुलायम लगता है, सिल्की लगता है, बिल्कुल होता है ऐसा, टेक्सचर कहते हैं हम इसको। तो बुनावट दिखने और छूने की एक संवेदी अनुभूति होती है, जो हमें अंदर से फील होती है, जो टच करके हम देखते हैं, या देखते ही हमें पता चल जाता है कपड़ा खुरदरा होगा या कैसा होगा, चिकना होगा, मुलायम होगा। उसकी क्वालिटी जो होती है वो हम जब भी आपने कभी कपड़े खरीदने आप जाते हो तो आप पहले उस कपड़े को उठा के देखते हो, भाई कपड़ा तो अच्छा है, आप उसका टेक्सचर चेक करते हो। टी शर्ट देखते हो तो टेक्सचर उसका मतलब आप चेक करते हो, टॉप लेते हो तो आप उसका टेक्सचर चेक करते हो, जीन्स लेते हो तो टेक्सचर, पैंट लेते हो तो टेक्सचर। हर जगह हम सबसे पहले क्वालिटी को नापने के लिए हम टेक्सचर को ही देखते हैं, ठीक है। तो बुनावट को हम कई तरीकों से मतलब समझते हैं। एक तो वो कैसी दिखती है, टेक्सचर कैसा दिखता है, चमकीला है, मंद है, अपारदर्शक है, यानी कि ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसपेरेंट नहीं है, घना है, चिकना है। उसकी प्रकृति कैसी है, ढीला है, लटका हुआ है, बाहर को निकला हुआ है, चिपकने वाला टेक्सचर है, लहराता है, वो टेक्सचर कैसा है। छूने पर कैसा लगता है, नरम है कपड़ा, कड़क है, रूखा है, समतल है, उबड़ खाबड़ है, सतह वाला है, खुरदुरा है, दानेदार है। अलग अलग कपड़ा हो सकता है। देखो अगर आप ये टेक्सचर देखें, आपके सामने जो मैंने 2 फोटो लगाए हैं तो आप देख सकते हैं थोड़ा खुरदुरा सा कपड़ा होगा, वहीं ये थोड़ा सा सही लग रहा है, भाई हाथ लगाने में भी आपको सही लगेगा। फिर है वस्त्र की बुनावट का निर्धारण करने वाले कारक। देखो जो टेक्सचर, जो भी कपड़े का टेक्सचर होता है उसको कैसे निर्धारित किया जाता है, इसके लिए कुछ कारक होते हैं। पहला कारक है रेशा। रेशे के प्रकार होते हैं, एक तो प्राकृतिक रेशे होते हैं और मानव निर्मित जो है रेशे होते हैं। उसकी लंबाई, उत्कृष्टता और इसके पृष्ठीय गुण, रेशा कैसा होगा वैसा ही टेक्सचर होगा। धागे का संसाधन और धागे का प्रकार, धागा कैसा है भाई, धागा कितना अच्छा है ये भी देखा जाता है, टेक्सचर उसी पे होता है। वस्त्र निर्माण तकनीक, कैसे वो बनाया गया है। देखो टेक्सचर को बनाने के लिए क्या तरीका जो है, मतलब वस्त्र बनाने के लिए क्या तरीका अपनाया गया है, बुनाई है, नमदा बनाना, गूंथना, लेस या जाली बनाना क्या है, उस हिसाब से भी टेक्सचर होता है। वस्त्र सज्जा, यानी कि कड़ा करना, मोड़ लगाना, आकार मापन, गोंद लगाना, इस्त्री करना, कैलेंडरिंग, टेटरिंग करना, नैपिंग करना, परिष्करण करना। फिर है पृष्ठीय सजावट, गुच्छे से सजाना, मखमली मुद्रण, कसीदकारी करना, सिलाई डिजाइन के प्रभाव। तो ये अलग अलग कारक होते हैं। अब है रेखा। रेखा क्या होता है कि 2 बिंदु हैं, इसको जो जोड़ दे लाइन उसको हम रेखा कहते हैं, ठीक है। ये आप सभी को पता ही होगा, लाइन, रेखा। तो जिन कोई भी ऐसा जो 2 बिंदुओं को जोड़ देता है वो हमारी रेखा कहलाती है। 2 तरीके की रेखाएं हैं,
सरल रेखा जो सीधी होती है, वक्र रेखा जो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ठीक है। सरल रेखाएं भी हमारे दो तीन प्रकार की हैं। मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी रेखा जो अखंडित हो, बिल्कुल सीधी, ठीक है, अपनी दिशा से बिल्कुल सीधी चलती है, जैसे कि इसमें ऊर्ध्वाधर रेखाएं आ जाती हैं हमारी, ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं। क्षैतिज रेखाएं आ जाती हैं जो इस तरीके से होती हैं। फिर तिरछी रेखाएं आती हैं जो इस तरीके से हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ डिजाइन हमारे कपड़ों पे भी होता है। अगर आप देखोगे कि ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाओं वाले डिजाइन वाले कपड़े हो गए, ये हमारे क्षैतिज रेखाओं वाले हो गए, अब ये हमारे तिरछे वाले हो गए। समझ में आ रहा होगा आपको। तो जो मोटे लोग होते हैं उनको सलाह दी जाती है कि कुछ ऐसा पहनो लंबा, जिससे आप लगो इसको पहन के, इसके यही फायदे होते हैं। अगर जो कोई पतला होता है तो उसको ये वाला पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें सही लगता है। ओके, ये है। वहीं वक्र रेखाएं की अगर हम बात करें तो लंबे और लहराते वक्र इस तरीके से हो सकते हैं। वहीं बड़े गोल वक्र इस तरीके से हो सकते हैं। छोटे और हल्के वक्र इस तरीके से हो सकते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। तो ये हमारी रेखाएं हो जाएंगी। अब है आकृतियां। आकृतियां किसी भी डिजाइन की आकृति या आकार विभिन्न प्रकार की रेखाओं को जोड़कर बनते हैं, यानी कि दो तीन रेखाएं जोड़ दी तो एक आकृति बन जाती है हमारी ट्राइंगल। ओके, ऐसे ही ये द्विविमीय हो सकती है, यानी कि कोई चित्रकारी हो सकती है, उस पर त्रिविमीय हो सकती है, अलग अलग आकृतियां बन सकती हैं। जैसे कि प्राकृतिक आकृतियां होती हैं जिसमें कुछ ऐसी चीजों को दर्शाया जाता है जो नेचुरल चीजें होती हैं, जैसे कि आप ये देखो फूल पत्तियां ये सब, ठीक है, ये हमारी प्राकृतिक आकृतियां हैं। फैशनेबल बहुत सारी आकृतियां होती हैं जिसमें फैशन को दिखाया जाता है। ज्योमेट्रिकल आकृतियां होती हैं, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल आकृतियां या इस तरीके से जो ट्रायंगल वगैरह छाप देते हैं कपड़ों पे, ठीक है। और फिर है अमूर्त आकृतियां, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये मुक्त रूप होते हैं, ये किसी विशिष्ट वस्तु जैसी दिखाई नहीं देती, यानी कि ये थोड़ी सी मतलब अमूर्त होती है। ये जो आप बीच वाला फोटो देख सकते हैं ये अमूर्त होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग शेप्स होते हैं जो आपको कभी ना कभी आपके कपड़े पे जरूर देखने को मिलेंगे, आप उठा के देख लेना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। पैटर्न। पैटर्न आपने एक शब्द सुना होगा। तो जब हम बहुत सारी आकृतियों को लगातार एक ही कपड़े पर दिखाते हैं तो वो एक पैटर्न बन जाता है हमारा, ठीक है। एक या एक से अधिक प्रकार की आकृतियां अगर समूह में, उनको हम पूरे ग्रुप में क्रमबद्ध शैली में एक लाइन लगा के दिखाते हैं किसी भी कपड़े पे, तो वो पैटर्न बन जाता है। सिंपल सा इसका ये होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।